हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों का एक जाहिलनामा वीडियो। ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद आप देखेंगे वाह वाह क्या बात है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। क्योंकि ये साले इतने कमीने होते हैं कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में साले इतने कमीने होते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि खाने को नहीं है दाने और अम्मा गई गुजाने। फिलहाल ये वीडियो देखने का छोटा सा क्लिप है, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये साले हरामी इतने क्यों होते हैं। आराम से आप बात करें, तमीज नहीं है आपको। इंग्लिश नहीं, और मेरी बात सुनिए, मैं इसमें ये कह रहा हूँ अच्छा कि मैं अपने शहीद के लिए बात करूंगा। तो किसने रोके? ये बंदा ऑन एयर नहीं करेगा, मसला ये। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं और एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओ? नहीं, मुझे बताएं आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का 100 दफा नारा 100 दफा नारा हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो? मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। आप करें होने, मैं लगाऊंगा। वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक मिनट बात सुने। मैं नारा लगाऊंगा। आपकी ये इंडिया मुर्दाबाद में नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, आप लगाए ना। पाकिस्तानी है, मैं तो इधर पाकिस्तान मैंने किसी भी सब्जेक्ट में आपको हक नहीं है मुझसे पूछने का। एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द के बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया मुर्दाबाद में आप कहेंगे? एक मिनट मुझे मौका, दहशतगर्द के बारे में मैं बात करूंगा। इंडिया मुर्दाबाद में लगाऊंगा। सबको मौका दे, ऐसे नहीं बात करें। इंडिया मुर्दाबाद कहना चाहते हैं? मेरी सुनने ना बात, आप बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा। आप लगाएंगे, आप लगाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। चले करोगे आप इंडिया मुर्दाबाद? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार उनका भी तो एक जाहिर बात है, मुल्क है। जैसे उधर मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5,000 देता हूँ, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार, मैं क्यों कहूँगा। इंडिया का शो मैंने देखा था। आप भाई को ना बुला के भैया आपसे सवाल पूछ रहे सिर्फ। भाई मेरी सुने बात, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता। मेरे से पूछा नमाज पढ़ेगा। नहीं, आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं? आज कितनी नमाजें? 5वां कलमा सुनाए, 5वां कलमा। मेरी सुने बात, 5वां कलमा। अच्छा आप मुझे कलमे सिखाएंगे? आप मुझे नमाज रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। बच्चे हैं मेरे 12 है, सबके सब आवारा। कुछ खेलें गुल्ली डंडा, कुछ खा जाए खाना सारा। सुबह के 9 बजे है, बीवी मेरी सो रही है, बच्चों की फौज बैठी मेरी जान को रो रही है। में भी आपका एक कसूर है ना, बच्चे पैदा करते इतने। उनके बीच में मैं बैठा घंटी बजा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। बीवी है मेरी एमए, वो काम क्या करेगी। लक्ष्य रहेगा क्या? दोनों के बीच कोई ताल्लुकात नहीं होंगे क्या? ट्रेड नहीं स्टार्ट होगी? इन सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तानी कैमरे के पीछे हमारे मुल्क में जब इलेक्शन हुए तो इतने लोगों की जाने गई और इतने एहतजाज हुए। उनके यहाँ जमहूरियत और हमारे यहाँ जमहूरियत में क्या फर्क है? फर्क ये है, एक तो कैमरे के सामने जो जमहूरियत है वो अलग जमहूरियत है, एक जमहूरियत कैमरे के पीछे है। हम लोग शो एक चीज करवाते हैं और होता कुछ है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अगर हमारे यहाँ जो जमहूरियत कैमरे के पीछे है, अगर वो जमहूरियत और जो कैमरे के सामने, अगर कैमरे वाला जमहूरियत हो फिर तो सब कुछ ठीक है। सब ठीक ना ये झगड़े होंगे, ना ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बोलेगा, ना कुछ होंगे, ना आर्मी वाले, ना ये कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। आप यहाँ पे तो वही अप्लाई हो रहा है, कैमरे के सामने एक जमहूरियत है और कैमरे के पीछे कोई और जमहूरियत है। यहाँ बस ये सिर्फ शो करवाते हैं कि कैमरे में हमारी जमहूरियत कैसी है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो हमारी जमहूरियत तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इंडिया में जमहूरियत है? वहाँ पे बिल्कुल है। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फर्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली है। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल, 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज है। इस चीज में अगर बंदा
चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। वो कुछ पता नहीं चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं, कुछ पिचाई आवाम एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है, उनका जो वे है रास्ता है वो काफी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है, और जो इंडिया वाले हैं उनकी हम कहाँ ले सकते हैं? इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ, जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी नथिंग। मतलब वो ये है, वो मोदी जी के एक इंटरव्यू आपने देखी भी सुनी भी होगी, वो मोदी जी खुद कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ दिए कुछ भी नहीं है हमारे सामने। ये अब अभी खुद को ना एक स्टेज पे लाने के लिए बार बार हमें वो पॉइंट टू द पॉइंट करते हैं, हमारा नाम ले लेते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। वो हमें बिल्कुल समझते ही नहीं। हम उनके वो ना वो एक उन्होंने कहा था कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे, तो उनके लिए पाकिस्तान आज भी कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग जो शो करवाते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं। और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया। तो ये है कि और मोदी की दोबारा आने की वजह ये है कि उसने इंडिया की मईशत को बहुत ऊपर लेके आया कि दुनिया की बड़ी मईशत में आ गया। बीजेपी की पार्टी है, इसका जो एजेंडा है वो बेसिकली तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो अब पिछले 5 सालों को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी आई है। वैसे कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के लिए बेटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसने 5 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है। तो अब शायद पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का चेंज हो गया होता है, इसलिए फिर यही बेस्ट रहेगा। नरेंद्र मोदी को गालिबन कोई 300 से ऊपर सीट्स इस वक्त हासिल है, पर जिस तरह नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो नहीं हो पाया, बट एक सिंपल मेजॉरिटी इनको हासिल हो चुकी है और मतलब है कि नरेंद्र मोदी ही अब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे हिंदुस्तान के। वहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, वहाँ पे कोई जमहूरियत पे शब खून नहीं मारता, वहाँ पे कोई अमरीत नहीं होती हमारे पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ तो पूरा जैसे हमारा ये रिसेंट इलेक्शन था वो चुरा लिया गया, और अवामी तौर पे भी हमारी जो उमंगें थी वो दबा दी गई। तो इंडिया में डिजर्व होता है। बाकी जो मुस्लिम्स का है वो ये है कि वो मेरे ख्याल में शर से बचने के लिए होता है कि इसने आना तो है ही है, तो अभी इसकी सपोर्ट कर लें, नमाजें पढ़ लें, शायद हमारी कोई भलाई हो जाएगी, लेकिन छोड़ना उससे नहीं है। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर था जो कि कारगिल की वार में हार का सबब बना था, नवाज शरीफ। उस वक्त पाकिस्तानी जो आर्मी थी, अगर उस वक्त तो देखे जाए तो पाकिस्तानी आर्मी कारगिल वार पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो नाकिस पॉलिसियों की वजह से तो मामला खराब हुआ था। अब तो वो तो फिर यही कहेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान यहाँ पाक फौज के खिलाफ बोला, तो फिर उससे तो वो तो एब्सोल्युटली कहेगा कि हम खराब थे, लेकिन उस वक्त तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थे। इलेक्शन से कई मंथ कबल ये बहुत से माहिरीन कह चुके थे इस एतबार से कि जिस रुख में नरेंद्र मोदी भारत को इस वक्त ले जा चुका है, बहुत मुश्किल है कि कोई भी जो उनका मद्दी मुकाबला है उन्हें शिकस्त दे पाए इस इलेक्शन के मैदान। नाज़रीन, एग्जिट पोल आने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बांग्लादेश के अंदर अपनी बर्बरियत का जो है मुजाहरा किया। 30 लाख बांग्लादेशियों को स्ट्रेट फायर किया और 2 लाख जो है बांग्लादेशी पाकिस्तानी विमेन को जिनसी ज्यादती का निशाना बना। 90,000 नाजायज बच्चे वहां पैदा किए गए जिनको आज भी वॉर बेबीज कहा जाता है। और ये जो चीजें हैं दोबारा से पाकिस्तान में क्यों डिस्कस हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जो है अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया कि तमाम पाकिस्तानी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को एक दफा पढ़ लें कि 1971 में क्या हुआ और बांग्लादेश क्यों बना। तो मेरे साथ मौजूद हैं अबू जर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब भी मेरे शो पर आते हैं, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शो रिकॉर्ड करूँ। और पर्सनली मैं इनको कॉल करती हूँ कि आज आपने मेरे साथ जो है टेक देना है। हम ऐसे इंटेलेक्चुअल होते हैं जो तारीख से जुड़े होते हैं, जो जानते हैं कि माजी में क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है। पहले अबू जर को वेलकम करते हैं और फिर 1971 को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच अबू जर टाइम देने के लिए। थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग, रियली ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो अगेन। थैंक यू। अबू जर, ये जो हमूदुर रहमान की जो कमीशन रिपोर्ट है जिसको 2000 में इंडिया टुडे ने इसके कुछ सफ़े जो है पब्लिश किया, और उसके बाद फिर जी पाकिस्तान में भी ये पब्लिश हुई और इसको पहले रोक दिया गया। क्या था इस कमीशन रिपोर्ट में जिसको पाकिस्तान जो था दबाना चाहता था कि ये राज जो है दुनिया के सामने ना आए और एक ही कहानी रटवाएगी कि इंडिया ने किया जो भी किया, हमारी कोई गलती नहीं थी? देखिए, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है ये बेसिकली 13 चैप्टर 13 जिल्दों पे मुश्तमिल थी। हम पाकिस्तान में तो एक किया थी, वो भी दब गई, उसके बाद इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया। अब अचानक वहीं जैसे 2 दिन पहले ये दोबारा टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है पूरे पाकिस्तान में। रिपोर्ट को मैं नहीं समझता कि अगर हम उसको ओपनली बात करें तो वो मतलब फैमिली शो है, डिस्कस हो सके, लेकिन ये है कि जिस हद तक हो सकता है मैं बात करता हूँ। रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ मेजरली मतलब उन्होंने डिस्कस की है, बताई गई है, वो ये था कि जब 1971 में सिचुएशन बहुत पुअरली मतलब हैंडल हो रही थी बांग्लादेश के अंदर और एक वार चल रहा था, बहुत सारे मामला खराब थे, उस टाइम जो अमरीयत है, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, वो क्या कर रही थी, वो अपना रोल किस तरीके अदा कर रही थी। रोल की बात तो अलग है, पर वो मतलब मेंटली तौर पे वो किस लेवल पे थे। मतलब उसके अंदर जिस तरीके जनरल रानी का एक टॉपिक हमारे मुल्क में बहुत फेमस है, तो वो बात को उस तरफ लेके मतलब हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर पेश किया गया कि एक तरफ आपकी जंग चल रही थी और दूसरी तरफ वो इक़्तिदार के नशे में इतने डूबे हुए थे कि उनको कोई होश नहीं था कि चीज़ों को हैंडल किस तरीके किया जाए। और इक़्तिदार के नशे में आके फिर आपको पता है जब नशा हो तो जब एक बंदा इंसान इक़्तिदार के नशे में हो तो उसको फिर अपनी अक्ल में नहीं होता, होश में नहीं होता, और जब इंसान होश में ना हो फिर वो क्या करता है। तो उस टाइम 1971 में वही कुछ हो रहा था बांग्लादेश के अंदर। उनकी आवाम
عوام کے ساتھ. اور یہ اکارڈنگ ٹو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہ جو چیزیں وہاں کی پبلک کے ساتھ کی گئی ہماری مطلب فورسز کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ذرا جو کنسیکوینسز ہیں وہ ہم ٹل ڈیٹ فیس کر رہے ہیں. اور اگر ملٹری کا انوالومنٹ نہ ہوتا تو شاید آج بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوتا, ہماری برادرلی کنٹری ہوتی. اور یہ ٹاپک بہت واسٹ ہے. اگر تو سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش وجود میں کیوں آیا, کیسے آیا, تو اس کے اوپر ڈفرنٹ بات ہو سکتی ہے. اور کیا انڈیا کی انوالومنٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی, اس کے اوپر ڈفرنٹ بات ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس چیز پہ بات کریں آگے. ہم اس کمیشن رپورٹ کو انڈیا پہ ڈال دیا گیا کہ بھائی اس نے ہمیں توڑنے کی کوشش کی کیونکہ نیا نیا ملک بنا تھا. لیکن رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ اپنے ہی ملک کی آرمی نے اپنے ہی پاکستانی بنگالیوں 30 لاکھ پاکستانی بنگالیوں کو مارا, اور 2 لاکھ جو پاکستانی بنگالی ویمن تھی ان کے عزت کی محافظ کرنے کی بجائے, ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی بجائے ان کی عزتوں کو تار تار کیا, اور 90,000 ناجائز بچے پیدا کیے جن کو وار بیبیز بھی کہا جاتا ہے. اور تلخ حقیقت یہاں تک ہے کہ اگر کسی بنگلہ دیشی کو آپ کہہ دیں کہ میں پاکستانی ہوں, وہ اس لفظ کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہے. جی بالکل, دیکھیں اس میں یوں ہے کہ اگر انڈیا انوالومنٹ نہ کرتا تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لازمی کرتا. اس کی بیسک بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی. جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی اسٹرانگ فورس نے انوالو ہونا تھا. لیکن انڈیا کی انوالومنٹ ڈیفینیٹلی اس لیے بنتی تھی کہ ایک تو بارڈر دونوں کے کلوز ہیں, اور بارڈر کی وجہ سے ان دنوں میں بنگلہ دیش سے بہت زیادہ لوگ ریفیوجی بن کے انڈیا کے اندر جا رہے تھے, جس کی وجہ سے انڈیا کو ذاتی طور پہ اکنامکلی بہت پرابلم فیس ہو رہی تھی. سیکنڈلی, جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لوزر کا کام ہوتا ہے اوروں کو بلیم کرنا. انڈیا نے تو انوالو ہونا تھا, وہ آپ کا دوست نہیں ہے, ڈے ون سے آپ کے فرینڈلی ریلیشنز نہیں ہیں. تو آپ کا جو اینیمی ہوتا ہے وہ اس موقع پہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ باہر کا تھرڈ فیکٹر تب انوالو ہوتا ہے جب آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. آپ اندر سے ٹوٹے, آپ نے ویکیوم پیدا کیا, آپ نے جگہ بنائی, پھر اس کے بعد وہ آئے. ادروائز آپ دیکھیں یہ جنگ کیوں ہاری گئی. یہ جنگ اس لیے ہاری گئی کیونکہ یہ فوج کی جنگ اپنی عوام کے خلاف تھی. اپنی عوام کے خلاف آپ کتنے دن لڑ سکتے ہیں. آپ کشمیر کو دیکھ لیں, اب اسی مہینے میں مئی کے اندر کشمیر کے اندر جتنے بھی فورسز بھیجی گئی, کیا یہ رجسٹ کر سکے؟ نہیں کر سکے. جب آپ اپنی قوم سے لڑتے ہیں تو ہمیشہ شکست ہی ہوتی ہے. اب انڈیا کی جو انوالومنٹ تھی وہ بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی, وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. لیکن انڈیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے وہ جو ایک آخری کیل تھا دیوار کو, وہ لگا. انڈیا کی فورسز گئی کیونکہ جب آپ انٹرنلی ٹوٹ چکے ہوئے تھے, ایکسٹرنل فورسز آئی, انہوں نے اس معاملے کو سپورٹ کیا, اور پھر آپ کے 93,000 فورسز جو ہیں آپ کے فوجی ہیں, انہوں نے وہاں پہ سارا سرنڈر بھی کیا. اور وہ آج تک معاملہ سارے کا سارا بلیک ڈے کے طور پہ ورلڈ وائڈ, یا پاکستانی تو مناتے ہی ہیں, ورلڈ وائڈ جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو یاد رکھتے ہیں. تو بالکل انڈیا کی انوالومنٹ تھی. اور ایک ریسنٹلی ایک مووی ریلیز ہوئی انڈیا کے اندر, سیم بات ہوئی. دیکھ رہے ہیں نائرا پاکستان.